भाव खास करके बहुत कंफ्यूज करता है बिगिनर्स को। वो कंफ्यूजन क्या है? पहला कंफ्यूजन ये है कि छठा भाव शक्तिशाली होना चाहिए या छठा भाव कमजोर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा यक्ष पर्सन की तरह एक सिर में दर्द करने वाला पर्सन रहता है, खास करके एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर्स के लिए। दूसरी बात, क्या उस भाव में बैठने वाला ग्रह कुछ नया कुछ रच सकता है क्या? कुछ उसमें फेरबदल कर सकता है क्या? जब भी हम इस पर चर्चा करें तो हमें पराशर ऋषि के सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या सूत्र है? कोई भी ग्रह यदि छठे भाव में आएगा तो अपनी शक्ति लूज कर जाएगा। खास करके शुभ ग्रह ज्यादा कमजोर फील करते हैं। यानी अगर शुभ ग्रह होंगे तो बेचारे कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाएंगे। पर अशुभ ग्रहों का के ऊपर इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो दुष्प्रभाव पापक ग्रहों का, तो पापक ग्रह कौन है? मंगल, शनि और राहु। यानी ये तीन ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये भी सोचने का विषय बनता है। हर पुस्तक में लिखा होता है मंगल, शनि और राहु ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो छठे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। जो ये लाइन है ना, अच्छा परिणाम देते हैं, बस सारा कंफ्यूजन इसी के कारण घूम गया। अब इंसान ने सोचा अच्छा परिणाम का मतलब तो अच्छा ही है, बुरा तो हो नहीं सकता। कोई बात कही जा रही कि अच्छी है, इसका मतलब इट गिव्स अस गुड रिजल्ट्स। अब यहां पर फिलोसफिकल बात है, मामला दृष्टिकोण का आ गया। पर पहले दृष्टिकोण पे जाने से पहले हम छठे भाव के मूल स्वभाव को समझते हैं। छठा जो भाव है वो मनुष्य के मूल स्वभाव के खिलाफ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, छठा भाव मनुष्य के मूल स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए इसे कहा जाता है विकृति भाव, कि जिसने खेल बिगाड़ दिया। इसे आप खेल बिगाड़ने वाला भाव भी कह सकते हैं। अक्सर ये हमारे जीवन की खुशियों में खेल बिगाड़ देता है। खेल क्यों बिगड़ता है? शरीर का खेल बिगड़ता है शरीर के अंदर रोग हो जाने से। शरीर का खेल कब बिगड़ता है? जब शरीर में रोग पैदा हो जाता है। तो लगन यानी शरीर, तो उसके लिए भी समस्या पैदा हो गई। धन का खेल जब बिगड़ता है जब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। हम जब कर्जदार हो जाते हैं तो ये धन रूपी आनंद को खराब कर देता है। जब भी हम कर्जे में होते हैं हम कभी भी ऐसा फील नहीं करते कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हमें कमियों का एहसास होता है। इसी प्रकार हमारे जो मित्र हैं वो हमें बहुत ज्यादा आनंद देते हैं, उनका साथ हमें बहुत आनंद देता है। इसके विपरीत हमारे जीवन के शत्रु हमारे पूरे जीवन का आनंद ही बिगाड़ देते हैं।
हर समय भय की स्थिति बने रहती है। षड्यंत्र जो शत्रुओं के द्वारा बनाया जाता है। अब शत्रु हैं तो षड्यंत्र होगा। अब षड्यंत्र होगा तो आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, या तो आपको इमोशनल डेंट लगेगा, या आपको फिजिकल डेंट लगेगा, या आपको फाइनेंशियल डेंट लगेगा। देखिए, वो दुश्मन आपको ब्रॉड रूप से, मतलब बड़े रूप से, या तो फिजिकल डेंट मारेंगे, मतलब आपके शरीर पे चोट मारेंगे, या फाइनेंशियल चोट मारेंगे, या आपके साथ कोई धोखे का ऐसा सीन खड़ा कर देंगे जिससे आपके इमोशंस को डेंट लगे, इमोशनल डेंट। कभी कभी शत्रु सोसाइटी में अपमान करवा देते, कोई अफवाह फैला दी, कोई उसकी निजी बात को सबके सामने प्रकट कर दिया, कोई उसकी जो है कमजोर बात को सोसाइटी के सामने रख दिया, या वो बेचारा अगर किसी कमजोर जाति से संबंध रखता है तो सारे उस जाति के विशेष नाम से पुकार करके उसको चिढ़ाने का प्रयास करना, ये सब शत्रु करते रहते हैं। शत्रु भी दो प्रकार के हैं। एक वो जो बाहरी है, मतलब जो बाहर हैं आपके, बाहरी शत्रु हमें दिखाई देता है। किसी मनुष्य से, पुरुष हो या स्त्री, अगर हमारा लड़ाई है, झगड़ा है, तो हमें पता है। और वो जब झगड़ा करेगा तो हम लोग अक्सर कोर्ट का सहारा लेते हैं, कचहरी का सहारा लेते हैं कि हम हमें न्यायालय में जाना चाहिए न्याय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शत्रु ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया है। मैंने बताया 3 तरह से चोट मारेगा, वो फिजिकल भी मारेगा, फाइनेंशियल भी मारेगा, और इमोशनल भी मार सकता है। तो उसके न्याय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मुकदमा दर्ज करेगा, तो मुकदमाबाजी भी छठे भाव से ही आएगी। और एक शत्रु है जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिसे षड रिपु कहा जाता है। षड रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, यानी कि दुश्मन। हमारे अंदर का शत्रु भी हमें रोगग्रस्त करता है। हमारे अंदर का शत्रु भी वही कार्य करता है जो बाहर का शत्रु करता है। हमारे शरीर को रोगग्रस्त करना, मानसिक समस्याएं पैदा करना, हमें कर्जदार बनाना, हमारे को अपमान करवाना, हमें किसी बुरे चक्रव्यूह में फंसाना, ये सब हमारे अंदर का बैठे हुए षड रिपु ये काम करते रहते हैं। वो षड रिपु क्या, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद। ये 6 शत्रु हैं जो हमें, जो हमारे अंदर हैं, और वही कार्य कर रहे हैं जो बाहर का शत्रु आपको कर रहा है। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि जो बाहरी शत्रु है वो आपके सामने है, आप उसे जानते हैं। जो आंतरिक शत्रु है उसको हम बड़े प्यार से संभाल करके रखते हैं, उसको भोजन पानी, अन्न पानी देते रहते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर चला जाए। इसीलिए जब भी हम किसी गुरु के यहाँ पर जाते हैं, समझने वाली बात, जब भी हम किसी गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु सबसे पहले इन 6 शत्रुओं के बारे में ही बात करता है। वो बाहरी शत्रुओं से नहीं डरता, वो कहता है बाहरी शत्रुओं को तो तुम ही देख लोगे,
चाहे पुलिस की मदद से, चाहे कैसे भी खुद भाग करके छिप करके, वो तो तुम सुलट लोगे। पर जो आपके अंदर छिपे बैठे हैं, उससे अवगत केवल गुरु ही करवाता है। समझने वाली बात। उस शत्रु से आमना सामना केवल गुरु करवा सकता है। जैसे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, जो पेट के कीड़े मारने के लिए जो दवाई दी जाती है, उसको गुड़ के अंदर उसकी गोली बना ली जाती है। गुड़ जो होता है मीठा जैगरी, उस चूर्ण को उस गुड़ के अंदर मिला लिया जाता है और रात को सोते समय, और वो कहते हैं ये गुड़ यानी गोलियां खा लो। अब वो रात को होता क्या है, जैसे ये गुड़ देखते हैं, जो पेट के कीड़े उस गुड़ के चक्कर में आ जाते हैं और बेचारे मारे जाते हैं, बुला लेते हैं। बाहर निकालने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से गुरु अपने मीठे वचनों से तथा दवा रूपी कड़वे वचनों से, देखो दोनों, दवा कड़वी है, कीड़े मारने की दवा बहुत कड़वी होती है, गुड़ रूपी मीठे वचनों से और दवा रूपी कड़वे वचनों से आपके अंतर मन में छिपे हुए 6 शत्रुओं को बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए नवम भाव से छठे भाव की जब आप यात्रा करते हैं तो दसम भाव आता है, और छठे भाव से जब नवम भाव की यात्रा करते हैं तो नंबर 4 आता है। इसे कहते चतुर्थ दसम योगा। चतुर्थ दसम योगा। दसम भाव कर्म भाव है और ये कठोर भाव है, और चौथा भाव सॉफ्ट है, आनंद देने वाला है। जो कीड़े निकालने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी टफ होती है, क्योंकि कड़वी दवाई खानी पड़ रही है। इसलिए एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कीड़े मारने की दवा कोई सी ले लो, मीठी ही बनाई जाती है, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल मीठा, ताकि वो चीज आ जाए, पर उसके अंदर छिपा हुआ जो तत्व है वो कड़वा है। अब गुरु ग्रह जहां पर आपसे बैठा है, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कहीं पर भी बैठा है, उससे छठा भाव शत्रु भाव है। गुरु का वो शत्रु है। अब वहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा, समझने वाली बात है, गुरु जहां बैठा है उससे छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वो शत्रुवत रोल निभाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर उसका मित्र बैठा हो तो कंफ्यूजन ज्योतिष में कहाँ आता है? यही ऐसे ऐसे पॉइंट पर आता है। सपोज करो गुरु से छठे भाव में मंगल बैठ गया, तो मंगल क्या है कि उसके खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा। शत्रु भाव में बैठा तो खिलाफ काम करेगा। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन हमें जैसे ही हम हटा देते हैं तो हमें चीजें समझ में आने लग जाती है। तो हमारे रोग हैं, षड्रिपु रूपी दोष है, और बिना बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य कर्ज हैं। ये सब चीजें छठे भाव से आ रही हैं, क्योंकि छठा भाव आपको दुख देना चाहता है। इसीलिए इसको दुख स्थान भी कहते हैं, दुस्थान यानी दुखों का स्थान। एक तरह से ये आपको और भी कष्ट देता है। वो कष्ट देने का इनका एक और तरीका है, ये विश्लेषण भाव भी है, एक तरह से मंथन भाव भी इसे कह सकते हो। और जब हम मंथन करते हैं या किसी चीज का विश्लेषण करते हैं
तो भी हमें पीड़ा के दौर से गुजरना होता है, क्योंकि उसमें अच्छी बात भी निकलेगी, उसमें बुरी बात भी निकलेगी। अच्छी अच्छी थोड़ी निकलेगी, बुरी भी तो निकलेगी। जब किसी घटना को हम मंथन करते हैं तो अच्छा भी निकलता है, बुरा भी निकलता है। इसी प्रकार से जब भी हम किसी विचार का मंथन करते हैं, किसी थॉट्स का विश्लेषण करते हैं, तो लास्ट में छठे भाव का जहर निकलता है, पॉइजन। इसीलिए इसे हल्का पॉइजन भी कहा गया है, छठे भाव को। और गहरा पॉइजन अष्टम में आएगा, ये ध्यान रखना। अब समझने वाली बात यह है कि हम आखिर टू मच एनालाइज करते क्यों हैं, टू मच थिंकिंग करते क्यों हैं, प्रश्न ये उठता है जब हर एक को पता है। जो इंसान भी प्योरिटी की डिमांड करेगा, यानी शुद्धता की डिमांड करेगा कि मुझे थॉट्स में बेस्ट से बेस्ट मिले, मैं कोई गलती ना कर जाऊं डिसीजन लेने में, तो वो बहुत ज्यादा सोचेगा। समझे बात, कि वो बहुत ज्यादा सोचेगा कि मैं कोई गलती ना कर जाऊं। इसीलिए एक प्रकार से छठे भाव की जो मंशा है वो आपको शुद्ध करने की है, आपको एक सबक सिखाने की है। आप समझना, अब अच्छी बात बता रहा हूं। आखिर मंशा क्या है छठे भाव की? कई बार आप में से हम ये भी तो कह सकते हैं, भगवान ये छठा भाव बनाया ये क्यों, जब इसने इतना ही परेशान करना था है। ये ना होता तो कितनी अच्छी चीजें होती, ये जिंदगी कितनी अच्छी होती। छठा भाव एक तरह से आपको शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। जैसे कपड़े में से मैल निकालने के लिए साबुन से कपड़ा रगड़ना पड़ता है, और साबुन डिटर्जेंट क्या काम करता है, मैल को काटता है, फिर कपड़ा एक प्रोसेस के बाद साफ सुथरा हो जाता है। जब आपको अपने दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो आप बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है तो आप बहुत नई चीजें सीखते हैं। जब आप एक कर्ज के नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरते हो तो आपको एक सबक लगता है कि आपको कर्जा नहीं लेना है। जब आप मुकदमे की एक प्रक्रिया से गुजरते हो तो आपको मुकदमे का जो एक्सपीरियंस होता है, फिर आपको डर लगने लगता है, यार ये मुकदमेबाजी के चक्कर से दूर ही रहो। अच्छा, जिसको आज तक कभी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा, उसको कोई बोले कि मैं एफआईआर करा दूंगा, जा करवा दूंगा, क्योंकि उसे नहीं पता ये प्रक्रिया कितनी जो है दुखदाई है। इससे दो कारण होंगे, या तो वो डर जाएगा या वो भय मुक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं छठा भाव दो तरफा है, इसलिए भी कंफ्यूजन वाला है। छठा भाव हमेशा दो तरफा है, या तो आपको ये भय मुक्त कर देगा या आपको ये भय युक्त कर देगा। दो चीजें। कैसे? या तो आप पुलिस से, कोर्ट से, कचहरी से, जेल से, आपके दिल से इसका डर निकल जाएगा। मुकदमा करना जा कर दे, तेरे जैसे 36 देखे, अभी 3 महीने रह के आया हूँ, तू क्या डराएगा मेरे को, चल भाग यहाँ से। पुलिस वाले को कहे और साहब जय हिंद, क्या हाल चाल, अरे यार तू फिर गड़बड़ कर दी, अरे साहब ये उसने ऐसे है वैसे है। उसे पता है कौन सा वकील करना है जाके, उसे पता है थानेदार को कैसे सेट करना है, उसको हर ईच एंड एवरी रास्ता उसको मालूम, जो आपको भी मालूम नहीं है। वो हर चीज का तोड़ जानने लग जाता है और एक दिन वो उसका मास्टर बन जाता है इन सब चीजों का। कमाल की बात तो ये है, उसे पता है आपसे पहले जाके कहाँ कैसे एफआईआर लिखवाई जाती है। आप जब तक जाके कंप्लेंट लिखवा के आए वो आपके खिलाफ एफआईआर लगा देगा।
उसे पता है कितना क्या देने के बाद एफआईआर लिखी जाती है। तो उसको तो सब चीज रेट लिस्ट पता है, आपको तो पता भी है। आप तो हो सके शर्म के मारे कुछ बोल भी ना पाए और वहां पता चला उल्टा मुकदमा लग गया। तो दोनों ही तरह के काम हो जाते हैं। रोग से आप भय मुक्त भी हो सकते हैं, भययुक्त भी हो सकते हैं। दोनों ही तरह की संभावनाएं हैं। कर्जे से हो सके आपके दिमाग में से कर्जे का डर ही निकल जाए। आपके आने दो। हर बड़ा अमीर आदमी कर्जा लेता है, बैंक से लेता है, फाइनेंसर से लेता है। और वो बड़े बड़े इसीलिए बने हैं क्योंकि उनको कर्जा लेने से डर नहीं लगता। पर क्या हर किसी को कर्जा लेना चाहिए? आप कहते हो यार ये तो कंफ्यूज कर रखा है। कोई तो कहता है बेटा जिंदगी में कर्जा नहीं लेना, कोई कहता है भाई कर्जा लो, नहीं धंधा कैसे करोगे, अपने धंधे को आगे कैसे बढ़ाओगे, कर्जा नहीं मिलेगा तो। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, हाउ टू रेज द फंड फॉर योर कंपनी। आप अपनी कंपनी के लिए फंड कैसे जुटाएं, आप कर्जा कैसे लें, बैंक से कर्जा कैसे लें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की पूरी पूरी ट्रेनिंग होती है कि आप अपने धंधे के लिए कहाँ कहाँ से कर्जा उठा सकते हैं। एक तरफ तो ये लोग हैं जो आपको कर्जा लेने की प्रक्रिया समझा रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो कहते हैं बेटा जिंदगी में रूखी सूखी खा लियो पर कर्जा मत लियो किसी का। बंदा सोचता है यार कौन सही है कौन गलत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही समझदार हैं, इनमें से बेवकूफ कोई भी नहीं है। इसी कारण से छठा भाव को समझना दुष्कर हो जाता है। ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है कि क्या माने और क्या ना माने। और ऊपर से कंफ्यूजन ये कि छठा भाव कहीं ना कहीं हमें ही भूल भुलैया में गुम कर देता है। कैसे इसको प्रेडिक्ट करें, कैसे इसको समझने का प्रयास करें। आइए यहीं से यात्रा शुरू करें कि किस प्रकार से हम अपने छठे भाव को समझें। सबसे पहले आपने देखना है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह आया है। तो ग्रहों की दो कैटेगरी बना लो, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अगर अशुभ ग्रह मंगल, शनि और राहु, ये तीन ग्रह यहाँ आए हैं तो क्या करेंगे, क्या परिणाम देंगे? क्या ये हमारे शत्रुओं को नहीं आने देंगे? क्या ये हमारे जीवन में कर्जा नहीं आने देंगे? क्योंकि सभी राइटर्स लिखते हैं बहुत अच्छे हैं ये। तो अच्छे का मायने तो ये हुआ आम आदमी की नजर में कि ये मुकदमेबाजी, ये दुश्मनी, ये कर्जा, ये रोग अब नहीं ही आएंगे। पर जब आप कुंडलियां देखते हैं तो क्या पाते हैं, इन लोगों के पास जिनकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु छठे में बैठा है, ये तो अपना एक दवाइयों का थैला लेके साथ चलते हैं। बीपी भी है, शुगर भी है, ये भी है, वो भी है। बंदे के पास कोई 5 बीमारी लेके बैठा है, कोई 7 बीमारी लेके बैठा है। अब ज्योतिषी परेशान, भाई फिर अच्छा क्या हुआ? मुकदमा तो चल ही रहा हो, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, अड़ोसी पड़ोसी से होगा, कई रिश्तेदारों से ही लड़ मरेगा, बीमारी भी लेके बैठा है, कर्जे से बिल्कुल नहीं डरेगा, बैंक से लोन भी चल रहा होगा। आप कहेंगे अरे यार फिर ये अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ अब मैं समझाता हूँ, अच्छा क्या हुआ। अच्छा ये हुआ कि उसने इन सब चीजों से भय मुक्त कर दिया। ना तो बंदा कर्जे से डरता, ना बंदा झगड़े से डरता, ना बंदा मुकदमे से डरता। आप थोड़ी देर तू मैं ना करो और थोड़ी देर बाद नोटिस पहुंचा देगा आपके पास, क्योंकि उसकी दोस्ती वकीलों से है, उसकी दोस्ती पुलिस वालों से है, उसकी दोस्ती गुंडों के साथ है, उसकी दोस्ती हर उस व्यक्ति से या शख्स से है जो उंगली टेढ़ी करना जानता है। दुश्मन को फंसाने का पैतरा ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
सामने वाले को डेंट कैसे मारा जाता है, ये प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसे आप कह सकते हैं हार्ड हार्टेड पर्सन। दुश्मन को घेर करके कैसे मारना है, ऐसी कला में इनको महारत हासिल होती है। इसी कला के कारण कहा गया है कि यहाँ पर छठे भाव में ये ग्रह बैठे तो उत्तम है। इसका मतलब ये योग सिखा रहा है कि हाउ टू फाइट विथ योर एनिमी। तो इसमें दो बात हो गई, एक तो ये कि आपका शत्रु होगा ही होगा, आपके पास रोग होगा ही होगा, मतलब गारंटेड मामला। दूसरी बात यह है कि अब आप इससे लड़ोगे ढंग से, हार नहीं मानोगे, फाइट अच्छी दोगे, उस सामने वाले के भी पसीने निकाल दोगे, वो भी डर के रहेगा आपसे कि मिला तगड़ा वाला है, अच्छे वाला मिला है, फाइटर मिला है। जैसे महाराणा प्रताप से अकबर बहुत डरता था, क्योंकि 80,000 की सेना और इधर 20,000 की सेना का जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो भी अकबर की सेना हरा नहीं पाई महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से जब महाराणा प्रताप मरा तो अकबर को वास्तव में बहुत दुख हुआ, तो उसने उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी उपमाएं लिखी, क्योंकि वो एक ग्रेट वॉरियर था। महाराणा प्रताप एक ग्रेट फाइटर था, वो बिल्कुल झुका नहीं, वो लड़ता रहा, पिटता रहा, पर झुका नहीं। वो राजा होते हुए भी जंगलों में रहा, उसने संघर्ष का मार्ग चुना, पर झुका नहीं। तो ये जो फाइटरशिप आती है, ये फाइटरशिप इंसान को छठे भाव से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए जिन लोगों का छठा भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनमें फाइटरशिप बहुत अच्छी आ जाती है। अब स्ट्रॉन्ग कब कैसे होगा, अगर छठे भाव में पाप ग्रह बैठते हैं तो छठा भाव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो अगेंस्ट बीमारी के हो, चाहे दुश्मनों के हो या कर्जे के हो। अभी एक स्टेप और बचा है कि छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जब तक हमारी पूरी बात नहीं होगी कि छठा भाव स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, ग्रह केवल मात्र ग्रह के बैठने से स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। हमने ये देखना है छठे भाव का स्वामी कहाँ जाकर के बैठा है। अगर छठे भाव का स्वामी केंद्र में आ जाता है, कहां से, अपने से, छठे से केंद्र में आ जाता है तो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे छठे का स्वामी नवम में बैठ जाए, छठे का स्वामी जाके 12वें में बैठ जाए भाव में, छठे का स्वामी जाकर के फिर तीसरे में चला जाए तो स्ट्रांग हो जाएगा। और ऊपर से कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो अब छठा ग्रह बलवान हो गया। इसके विपरीत यदि छठे भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो यहां पर भी दो ही बातें होंगी, या तो उसके पास ना रोग होगा, ना उसका कोई दुश्मन होगा, ना कोई उसके ऊपर कर्जा होगा, और आदमी सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है। बड़ा ही, फिर अब जो लड़ेगा नहीं झगड़ेगा तो सीधी सी बात है, सॉफ्ट हार्टेड आदमी होगा, वही तो नहीं झगड़ा करेगा। कठोर हृदय वाला व्यक्ति झगड़ा कर बैठता है, अपने हक की लड़ाइयां लड़ता रहता है। अब सॉफ्ट आदमी बेचारा क्या करेगा, कमजोर आदमी क्या करेगा, वो कहेगा यार चल हमसे तो नासी, भगवान जरूर इसको सुलटेगा, तो देखियो देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर में,
तो वो सारा मामला भगवान पे डाल देगा और खुद आगे बढ़ जाएगा, बेचारा नुकसान भी खा लेता है। छठे भाव जिसका कमजोर होता है, दो ही बातें होती हैं, या तो वो विपरीत परिस्थितियों को अवॉइड करता है, और अगर फंस जाए तो निकल नहीं पाता। तो आप ये कह सकते हो वो कंप्रोमाइजिंग आदमी होता है, स्थितियों के अनुसार अपने विचार व्यक्त करता है। यानी जैसी जैसी परिस्थितियां होती जाती हैं, उसी के अनुसार अपने विचार व्यक्त करता रहता है। अगर कोई कहता है 2 बार सल्यूट मार, मैं तुझे पीटने से छोड़ दूंगा, वो तुरंत 3 बार सल्यूट मार देता है। बोला भैया पीट पीट मत, बस तू छोड़ दे, पिंड छोड़ दे। कोई कहता चाहे सोना चांदी सब दे दे तेरा, वो कहते ले ले भाई, जेब में भी पड़ा है, जेब वाला भी दूं क्या? वो कहता चल तू दे दिया। इसका मतलब छठा कमजोर है। और अगर कोई छठे भाव मजबूत वाला मिल गया तो चोर की आंखों में आंखें डाल करके कहेगा आज तो तू ले जा, पर भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, दोबारा मत मिल जाना मुझे, नहीं सारा हिसाब किताब मैं कर दूंगा आगे से पीछे तक, और उसका पिंड नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखे, चोर अगर ये सोच रहा है उसका पिंड छूट गया, नहीं छूटेगा। जैसे लड़ाइयों में पुराने टाइम में राजपूतों की लड़ाइयां होती थी, तो जब एक हारने को हो जाता था तो दूसरे से क्या कहता था, या तो मुझे मार दे, नहीं तो मौका मिला मैं तुझे जरूर मार दूंगा। तो ये जो एक सोच आती है इंसान के अंदर, ये छठे भाव की देन है। इसलिए कहा गया है छठा भाव उपचय भाव है, हाउस ऑफ ग्रोथ। जिंदगी में ऊपर उठना है तो फाइटर बनना होगा, क्योंकि योद्धा ही बनाते हैं नया इतिहास। और अद्भुत सर। अक्सर अक्सर बिगिनर्स विद्यार्थी छठे भाव में बेचारे फंस जाते हैं। ये उनके लिए भी कुआं है, ये वेल है, कुआं है ये। इसीलिए छठे भाव को पाताल लोक कहते हैं। जैसे आदमी चलता रहे और अंधेरे में कुएं में बेचारा गिर जाए गलती से, गांव देहात में अक्सर ऐसा हो जाता है। कुआं नहीं तो बेचारा किसी खड्डे में गिर जाएगा, लाइट होती नहीं है वैसे, वो बेचारा खड्डे में गिर जाता है, और कोई नहीं निकालने वाला मिले तो बेचारा सारी रात भी पड़ा रहता है कई बार। ठीक है ना? तो इसीलिए कुंडली में छठे भाव गहराई है। ये जब तक इससे बाहर व्यक्ति नहीं आ सकता, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति रस्सी डाल करके उससे बाहर नहीं निकाल सकता। ऑलवेज रिमेम्बर, ये वो भाव है, जब तक कोई रस्सी डालेगा नहीं उसे कोई निकालेगा नहीं। यानी ये वो भाव है जिससे स्वयं व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। क्लियर कट, समझे बात? आपके अंदर के शत्रुओं को गुरु बाहर निकालता है, कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई फाइनेंसर। अब कर्जे में डूब गए तो कोई फाइनेंसर मिलेगा तो तुम्हें कर्ज फटाफट बाहर निकाल लेगा। आप कहोगे मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, वो कहता है चल तेरी जगह मैं 5 लाख देता हूँ, ये पकड़ 5 लाख और 5 लाख और पकड़ और चल कर धंधा कर। उसको 5 लाख फटाफट कर्जे से बाहर निकाल दिया। कोई फाइनेंसर मिला तो उसको बाहर निकाल दिया, कोई गुरु मिला तो उसको बाहर निकाल लिया। कोई थर्ड एजेंसी या कोई थर्ड पार्टी एक प्रकार से उसके जीवन में आए तो छठे से मुक्ति पाए। अब रोग से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। अब अपने आप रोग से कैसे मुक्ति पाओगे बताओ? कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, उसकी दवा की जानकारी नहीं, उसके रोग की जानकारी नहीं, और दवा कितनी मात्रा में लेनी है इस बात की जानकारी नहीं, तो हम उस रोग से मुक्त कैसे होंगे? जब तक डॉक्टर नहीं आएगा कैसे काम चलेगा?
मुकदमा लग गया तो कोई वकील नहीं आएगा तो कैसे बचाएगा। आप कुछ भी सोच लीजिए, चाहे मुकदमा हो, रोग हो, कुछ भी हो, कर्जा हो, जब तक कोई आके साथ नहीं देगा आपका, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तो आप छठे से बाहर नहीं आ सकते। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखने वाली बात। इसीलिए छठे भाव के दो ग्रह कारक हैं, एक मंगल और एक शनि। मंगल आपका जीवन में सपोर्ट सिस्टम है, मंगल ही सपोर्ट देता है। मंगल का मतलब आपका अपना भाई या भाई जैसा कोई व्यक्ति या भाई जैसा मित्र, वो मंगल है। मंगल आपको छठे से बाहर निकालने का काम करता है और शनि ग्रह आपको छठे में डालने का काम करता है। समझना इन कारकों का मतलब ही बड़ा गहराई से। इसीलिए कोई कहे जी मैंने कर्जा ले रखा है, 10 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है, तो मेरा कर्ज चुकेगा या नहीं चुकेगा। अब आपको आंसर मिल गया। क्या देखना है बताओ, क्या देखना है। सारे आज बंद करके पढ़े, मैं इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता भाई, ऐसी बात नहीं। सर मंगल मंगल देखना है, मंगल देखना है। यस, मंगल देखना है। छठे भाव का लॉर्ड नहीं देखना कहाँ बैठा है, गलती खा जाते हैं। मैं अपनी तारीफ कर लूं, मेरे जैसा टीचर नहीं मिलेगा जो सीधा कान पकड़ना सिखा दे। कान यहाँ से पकड़ना है ना, मैं यहाँ से घुमाता, यहाँ सीधा कान पकड़ता हूँ और ढंग से पकड़ता हूँ, ये ध्यान रखना। सीधा मंगल देखना है, मंगल में दम होगा तो कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी और वो छठे से बाहर आएगा। चाहे वो रोग हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे उसका शत्रु हो, कोई हो, आपने मंगल को देखना है। अब गहराई में आपको ले जाएगा, इन सब चक्रों में फंसा देगा कौन? शनि ग्रह। सिंपल, शनि को देखो। शनि आपके विपरीत तो नहीं है, शनि आपकी कुंडली में आपके खिलाफ तो नहीं खड़ा। अगर वो आपके खिलाफ है तो छठा बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में। मंगल अगर कमजोर है तो उससे कौन निकाल पाएगा। शनि है तो जेल में पहुंचा देगा, शनि है तो गूढ़ रोग पैदा कर देगा, असाध्य रोग, लंबे समय तक चलने वाला रोग जिसमें डॉक्टर भी कुछ ना कर पाए। अब मान लो बीपी हो गया, शुगर हो गया, वो बस मैनेज ही करता रहेगा, दवाई ऊपर बढ़ा दी, थोड़ी नीचे बढ़ा दी। अच्छा भाई क्या हुआ, बोला जनाब शुगर बढ़ गई, अच्छा ले डोज बढ़ा ले। अजी इस बार कम हो गई, अच्छा तो डोज घटा ले। वो ऊपर नीचे ही करता रहेगा, पर वो कभी नहीं कहेगा भाई एंड अप। बीमारी ऐसी कर दी जो लंबे समय तक लगे रहो और कहीं चले जाओ, गोल गोल घूमते रहो, कुछ नहीं होना। दवाई चल रही है 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, किसका करामात? शनि महाराज का करामात। शनि अगर आपके फेवर में है तो अब इन सब चीजों से फायदा होगा। कमाल की बात देखना, शनि अगर फेवर में है तो इन सब चीजों से फायदा होगा, फिर आप दुखों से पैसा कमाएंगे। उल्टा हो गए तो, शनि दुख देने वाला था ना आपको, शनि खिलाफ है तो आपको दुख देगा, शनि फेवर में है तो लोगों के दुखों से धन कमाओ। वो वकील बनवा देगा आपको, अच्छा वो अच्छा डॉक्टर बनवा देगा आपको, और तो और काम की बात बताऊं, ज्योतिषी बना देगा। हाँ ये समझ लेना, अगर किसी ज्योतिषी के पास दूर दूर से क्लाइंट आते हैं ना, वो शनि ग्रह के कारण होता है। पड़ोस पड़ोस से आते हैं तो बुध ग्रह के कारण होता है। हर ग्रह मिलकर के ज्योतिषी की मदद करता है। और आस पड़ोस वाले गालियां निकाले या आपको कोई जानता तक ना हो कि पंडित जी हमारी ही गली में रहते हैं, तो समझ लेना बुध गड़बड़ है इसका बेचारे का। देखो लक्षण बता रहा हूं मैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं,
बड़े आते हैं, कैसे नहीं आते, सब ग्रहों का कमाल है मेरे भाई। अपने आप से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब देखा, अब हम बिल्कुल डायरेक्ट समझ गए कि ये छठे का चक्कर क्या है, ये कौन निकाल रहा है, कौन डाल रहा है, सिंपल वे में। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, क्या हुआ, अपने से तीसरा गया। अपने से तीसरा गया और अष्टम में चला गया, क्योंकि अगले चौथे में जाकर के यानी नवम भाव में जाके तो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो त्रिकोण मिल गया, उसको केंद्र भी मिल गया। अपने से चौथा गया तो केंद्र त्रिकोण में बैठ गया, नवम में तो केंद्र त्रिकोण मिल गया। तो छठे की ताकत बढ़ी और नवे की कम हुई, तो नवे का नुकसान है और छठे का फायदा है। नवम भाव का तो नुकसान हो गया बेचारे का। भाई नवम भाव धर्म भाव है, वेद का भाव है, वेदांत का भाव है, तीर्थ स्थान का भाव है। अब वहां तो मंगल जैसा पहलवान टाइप आदमी आ गया, अरे हु आर यू, क्या करोगे आप। आपने रामायण में देखा होगा ना, वो ऋषि जो है यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो राक्षस आएंगे, वो हड्डी डाल जाएंगे, मांस डाल जाएंगे, हवन यज्ञ में पानी डाल गए। लो जी, कर लो बात। अब वो राक्षस कौन है, कौन है ये दबंग लोग, कौन है ये मस्टंडे लोग, कौन है ये बाहुबली लोग, जो शरीफ आदमियों को तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, जो ऋषि मुनियों को तंग कर रहे हैं। ठोंडे आदमी ऋषि मुनियों की, साधुओं की, संतों की कहां परवाह करता है, कहां उनके ज्ञान को सुनता है। ये बाहुबली लोग अगर ज्ञान को सीखने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो इस धरती से भैया समस्या ही खत्म हो जाए। ये पट्टे कहाँ मानते हैं, कहाँ सुनते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है ये सीन भी। तो नवम का तो नुकसान हो गया, छठे का फायदा हो गया। परंतु जो वो अष्टम में गया, अब आठवां का क्या है, शमशान भूमि, पाताल लोक का मालिक शमशान में जाके बैठ गया। तो बात अच्छी हुई कि बुरी हुई। अच्छी हुई गुरुजी। अच्छी हो गई, पर अभी पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई। अब हमने ये देखना है कि इसकी कहीं शक्ति बढ़ तो नहीं गई। इस बात पर बड़ी नजर रखना आप। ऐसा ग्रह मरना चाहिए, ऐसा ग्रह कमजोर पड़ जाना चाहिए। अगर कहीं शक्ति बढ़ गई तो ये समझ लीजिए, जब एक दबंग आदमी रात को शमशान भूमि में जाकर के सोता है, तो उसके दिमाग में से मृत्यु का फियर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भाई शमशान में जाने से हर कोई डरता है, कम से कम रात्रि शयन करने के लिए। कोई पिकनिक मनाने जाता है क्या कोई, कि चलो ये आज आज है ना, हम पिकनिक मनाने चलते हैं, ये हमारे घर के शहर पर ज्यादा नहीं 4 किलोमीटर दूर जो है ना शमशान है, वहां जाके हम बच्चे बुच्चे खेलेंगे, खाना खाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, वहीं आइसक्रीम खाएंगे, वहीं रसगुल्ले खाएंगे। कोई जाता है क्या। जैसे हम नहीं जाते, एक दूसरी कौम है जो कहते हैं हम किसी के बाप से नहीं डरते, वो कब्रिस्तान में नहीं जाते। देखो कमाल की बात, अपन शमशान में नहीं जाते, वो कब्रिस्तान में नहीं जाते। जो किसी के बाप से नहीं डरते वो भी नहीं जाते। फिर ऐसा क्या है वहां पर जो कोई नहीं जाता, और जो जाता है और जाकर के रहता है, उससे ज्यादा दबंग आदमी कोई होगा क्या। अरे उससे बड़ा कोई दबंग आदमी होगा क्या।
जिसके दिमाग में से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, उससे बड़ा दबंग कौन होगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में जाकर के शक्तिशाली हो गया, चाहे वो राशि के कारण, चाहे कुछ के कारण, चाहे स्वगृही होने के कारण, या अपने मित्रों की दृष्टि के कारण, तो भैया ये मामला और बिगड़ गया। अब वो उसको मृत्यु के रास्ते पे ले जा सकता है। अब यही छठा उसको गुंडा बना सकता है, यही बैंक से पैसा ले जाके हेरा फेरी में भाग सकता है। देखते हो ना हम लोग, उधार ले लिया फिर भाग रहे, अब पुलिस भी पीछे भाग रही है, पैसे वाला जिसके लेके भाग गया वो भी भाग रहा है, फिर हालत खराब हो रही है। उसके होगा क्या, आप किसी को गोली मार के भाग जाओगे, पुलिस भी पीछे भाग रही है। बात तो रास्ता कहाँ जाता है, रास्ता तो शमशान में ही जा रहा है। अर्थात छठे वाली चीजें उसको लेके आएंगी शमशान में, अगर वो ताकतवर हो गया तो। इसके खिलाफ अगर वो कमजोर पड़ गया तो दो चीजें होंगी, एक तो उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा, वो जिंदगी में इतना फेमस हो जाएगा, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, या इतना ताकतवर हो जाएगा, कोई व्यक्ति हिम्मत ही नहीं जुटाएगा उससे दुश्मनी लेने। अच्छा, आप अपने अंबानी साहब हैं, वो कोई गुंडे थोड़ी हैं, कोई दबंग थोड़ी हैं, कोई बाहुबली थोड़ी हैं। पर उनके घर के दूसरी तरफ जिलेटिन की रोड्स मिल जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी जांच चल जाती हैं, कितने बड़े बड़े पुलिस सिपाही लगा दिए जाते हैं जांच के लिए, खुद की सिक्योरिटी के अलावा। आप देखिए क्या से क्या होगा, हंगामा हो गया उनकी सिक्योरिटी को लेकर के। किसी की हिम्मत है कि आज के टाइम में अंबानी या अंबानी जैसे अन्य बड़े व्यक्तियों से पंगा लेने की? नहीं है। यानी जब वो ग्रह मर जाता है, कमजोर पड़ जाता है अष्टम में जाकर के, उसे इतना शक्तिशाली बना देता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे पंगा ले ले। तो ये विपरीत राजयोग बनाते समय ध्यान बहुत रखना। और अक्सर ज्योतिषी यहां पर भी गलती खाता है, तो मृत्यु के मार्ग पे छठा भाव लेके जा रहा है, या इन सब चीजों से मुक्त करवा रहा है, सक्सेस के रास्ते पे लेके जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए अमिताभ बच्चन की कुंडली में शुक्र नीच के हो गए, वो भी अष्टम भाव में। शुक्र नीच के हैं, वो भी अष्टम भाव में। अब ये बताओ, शुक्र की कौन सी चीज है उनके पास जो नहीं है? शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जर ब्रांड का कारक है, चमक दमक का कारक है, सिनेमा जगत का कारक है। कौन सी चीज है जो उनके पास नहीं है? शुक्र नीच का है। और कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र महायोगाकारी। कमाल की बात है ना। कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन में शुक्र महायोगाकारी, चौथे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का मालिक। भाग्य भी डूब गया, चौथा भी डूब गया। अब चौथे की हर चीज भी मिल रही है और नवम की भी हर चीज मिल रही है। बंदा धार्मिक भी बहुत है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कलाकार है एक ऐसा कलाकार है हिंदुस्तान के अंदर जो कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो बद्रीनाथ की यात्रा पे भी जाता है खुल करके, वो केदारनाथ की यात्रा पर भी जाता है खुल करके, वो बड़ी बड़ी अंगूठियां भी पहनता है अपने हाथों में, वो ज्योतिष की भी कदर करता है, वो सत्यनारायण कथा भी करवाता है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करवाता है, वो गणपति जी के मंदिर में नंगे पांव भी जाता है। आप देखें कि कोई और कलाकार इतने खुले तरीके से उद्घोषणा नहीं करता।
वो कहता है नहीं नहीं, लोग कहेंगे दकियानूसी विचार का है। अरे ये तो बैकवर्ड है, इसकी तो सोच गलत है। वो हर वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। वो धार्मिक भी है, वो हनुमान जी के मंदिर में भी जाता है। तो फिर कहाँ है नवम भाव? तो ज्योतिष में ध्यान से, जो मैं अक्सर बार बार बोलता हूं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब भी कुंडली देखते हो, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, नहीं दुर्घटना कभी भी घट सकती है। जो लोग वैदिक, केपी, नाड़ी, लाल किताब इनको लेकर के कंफ्यूज होते हैं और बड़ी जल्दी उद्घोषणा कर देते हैं कि फलाना आसान है, फलाना मुश्किल है। मैं एक ही बात पूछता हूँ, कोई एक भी सब्जेक्ट ढंग का तैयार है आपके पास? फिर चुप, अगर ईमानदार है तो, नहीं तो झूठ बोलेंगे। क्योंकि 80 से 90% ज्योतिषी झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, और वो सोचते हैं जितने हम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उतनी ही हमारी महानता बाहर निकल करके आएगी। तो ये मामला कैसा है अब आप जानो। ईमानदार लोग कम है। वो लगता है कि जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा चमक जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को आसानी से, पर डुबकी लगानी है, ढंग से डुबकी लगानी है। आज मैंने अपनी तरफ से छठे भाव के विषय को, कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर दूंगा छठे भाव से रिलेटेड।